दोस्तों, तेलंगाना और पूरे देश में रजाकार फिल्म चर्चा में है। यह फिल्म हैदराबाद रियासत, प्राचीन भाग्यनगर और विजयनगर का क्षेत्र के निजाम द्वारा हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचार, हिंसा और बलात्कार की सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल 1947 से पूर्व भारतवर्ष में 500 से अधिक रियासतें थीं, जिनमें 400 से अधिक गैर राजपूत, गैर ब्राह्मण रियासतें थीं। भारत में हैदराबाद रियासत को छोड़कर बाकी सभी रियासतें भारत में विलय कर चुकी थीं। हैदराबाद के निजाम ने 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था और वह पाकिस्तान में विलय को तैयार था, परंतु भारत में नहीं। हैदराबाद रियासत पर जब मुगल आक्रमणकारियों का प्रतिनिधि निजामुल मुल्क आसफ जहां का शासन था, तब वह भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए उनसे मैत्री कर ली। सन 1778 से अंग्रेजों ने अपना निरीक्षक रेजिडेंट हैदराबाद राज्य में रखना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1800 में ब्रिटिश सरकार और हैदराबाद निजाम के बीच एक संधि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप हैदराबाद को संरक्षित राज्य घोषित कर दिया गया। सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने में निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया। मजहबी मामलों के लिए राज्य में उमूरे मजहबी विभाग था। मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों पर निगरानी रखना और मजहबी शिक्षा संस्थाओं को चलाना और प्रमुख मजहबी उत्सवों के समारोहों में सुगमता लाना इस विभाग का घोषित उद्देश्य था, जिस पर सन 1936 तथा 1937 में क्रमशः 6 लाख और 34 लाख रुपए व्यय किए गए थे। हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए प्रतिवर्ष 34 लाख रुपए राज्य द्वारा व्यय किए जाते थे। हिंदुओं के सामाजिक एवं धार्मिक समारोहों में अड़चन पैदा करना आम बात थी। हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं को ताक पर रखकर मस्जिद, गिरजाघर बनाने के लिए सामान्यतः अनुमति दी जाती थी, पर मंदिरों की मरम्मत के लिए भी अनुमति दुष्कर थी। नए मंदिरों के निर्माण की बात ही छोड़ दीजिए। हिंदुओं द्वारा वाद्य यंत्र वादन के समय मस्जिदों को चारों ओर कम से कम 300 फीट की दूरी रखना अनिवार्य था। शियापंथी निजाम की दृष्टि में मुहर्रम का विशेष महत्व था। मुहर्रम और कोई हिंदू त्योहार एक साथ यदि आ जाते तो हिंदू त्योहारों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते थे। 23 जनवरी सन 1934 के सरकारी आदेशानुसार आर्य समाज पर मंदिर के बाहर हवन, सत्संग या प्रवचन करने पर पाबंदी लगाई गई। 12 अप्रैल 1934 को आर्य समाज पर मंदिर परिसर में भी प्रवचन आदि पर प्रतिबंध लगाया गया। सन 1935 में जारी की गई गश्ती क्रम 52 एवं 53 अध्यादेश के अनुसार सभी हिंदू मंदिरों में घंटानाद, ध्वज फहराना, प्रवचन इत्यादि निषिद्ध घोषित कर दिए गए। पुलिस विभाग में लगभग सभी मुस्लिम थे। पहले से जो थोड़े बहुत हिंदू थे, उनके स्थान पर नई भर्ती सिर्फ मुस्लिमों की होती थी। राज्य की सेना में हिंदुओं के लिए
कोई स्थान नहीं था। इसमें अरबी और राज्य के बाहर से मुस्लिमों की भर्ती प्रमुखता से होती थी। मराठी, तेलुगु भाषाओं को पूर्णतः तिरस्कृत कर उनके स्थान पर उर्दू को थोपने का संकल्प सा था। 1.5 करोड़ की जनसंख्या में मुट्ठी भर लोगों की मातृभाषा उर्दू। इसके विपरीत शेष लोगों की मातृभाषा कन्नड़, मराठी और तेलुगु थी। फिर भी राज्य में प्राथमिक से विश्वविद्यालय शिक्षा अरबी और फारसी मिश्रण से बनी हैदराबादी उर्दू में दी जाती थी। निजाम सरकार की नीति से राज्य के किसान त्रस्त थे। रास्ते बनाते समय सरकार द्वारा किसानों से ली गई जमीन के बदले मुआवजा देने का कोई नियम नहीं था। इसके बावजूद रास्ते हेतु ले ली गई जमीन का भी किसान को कर चुकाना पड़ता था। इसी प्रकार गांव में जानवरों के पोषण हेतु आरक्षित चरागाह भी निजाम सरकार द्वारा फसल उगाने के लिए दे दिए गए थे, जिससे जानवरों का पालन किसानों के लिए महंगा हो गया था। हैदराबाद के निजाम का अपने ही प्रजा हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद। हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान आसफ जहां भारत के भीतर स्वतंत्र राज्य की मांग पर अड़ा था और जो भी हिंदू भारत के पक्ष में बात करता उसकी हत्या कर दी जाती थी। अगर राष्ट्रवादी नाबालिग हिंदू होता था तो परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को सत्ता से बाहर करने के लिए जोर लगा रहे नेहरू, गांधी और कांग्रेस सरदार पटेल को छोड़कर हैदराबाद में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर आंख कान मूंदे बैठे थे। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आर्य समाज वीर सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। हैदराबाद राज्य के 88% हिंदुओं पर निजाम और उनकी खाकसार पार्टी का दमन 1920 से प्रारंभ हो चुका था। बाद में उस दमन चक्र में निजाम की रजाकार सेना इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब ओवैसी का AIMIM, रोहिले, पठान और अरब के लोग शामिल थे। सन 1938 में स्थिति और भी भयावह हो गई। हिंदुओं के लिए शिकायतें दर्ज कराने के मार्ग भी बंद कर दिए गए। अन्यायी निजाम राजशाही के विरुद्ध निशस्त्र प्रतिरोध करने के अतिरिक्त हिंदुओं के सक्षम कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। परिस्थितियों ने उसमें विकराल रूप धारण कर लिया जब 6 अप्रैल 1938 को हैदराबाद में हिंदुओं को लक्ष्य बनाते हुए मुस्लिमों ने बड़ा दंगा कर दिया। परंतु उस दर्दनाक घटना पर भी निजाम और उसकी पुलिस मूक दर्शक बनी रही। निजाम सरकार ने उल्टे 24 हिंदुओं पर हत्या का आरोप मढ़ते हुए महाअभियोग चलाया। हिंदू आरोपियों पर अभियोग चलाने के लिए हिंदुओं ने वीर नरीमन एवं अधिवक्ता भोलाबाई देसाई को बुलाया। उनमें से वीर नरीमन को निजाम ने अपने राज्य में प्रवेश ही नहीं करने दिया और दूसरे भोलाभाई तो आ गए, पर उनके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गईं कि उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटकर स्वयं वापस जाना पड़ा। बाहर के 15 समाचार पत्रों के राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंधित लगाने संबंधी आदेश 22 अगस्त 1938 को जारी किए गए। सितंबर 1938 में और भी 5-6 समाचार पत्र प्रतिबंधित किए गए। दूसरे राज्यों के जो निवासी निजाम को पसंद नहीं थे, उन्हें बंदी बनाकर सीमा पार कराना
और साथ ही उन्हें आश्रय देने वालों को अपराधी मानकर सजा सुनाना जैसे अधिकार पुलिस कमिश्नर एवं तहसीलदार को दे दिए गए। इसी प्रकार हैदराबाद की जो संस्थाएं सरकार के विरुद्ध क्रियाकलाप करेंगी उन्हें अवैध घोषित कर उनके सभासदों पर अभियोग चलाना और उनकी संपत्ति को जब्त करने जैसे आदेश भी जारी किए गए। अपराधी यदि अल्पवयस्क अर्थात 16 वर्ष से कम आयु का है तो उसके द्वारा घटित अपराध के लिए उसके अभिभावकों को भी बंदी बनाने जैसे अत्याचार इन आदेशों में शामिल किए गए। हैदराबाद राज्य में हिंदुओं के लिए उस समय 2 संस्थाएं काम कर रही थीं। पहली थी आर्य समाज और दूसरी थी हैदराबाद हिंदू सब्जेक्ट्स लीग। भाई श्यामलाल, भाई बंसीलाल, पंडित नरेंद्र, पंडित दत्तात्रेय प्रसाद, केशव राव कोर्टर, श्री चंदूलाल वरिष्ठर, विनायक राव, विद्यालंकार, वेद मूर्ति, पंडित श्रीपाद दामोदर, सातवलेकर आदि आर्य समाज के नेताओं ने उस कठिन कालखंड में भी समाज सुधार के लिए काम किया और साथ ही शुद्धि और हिंदुत्व की रक्षा के लिए भी कार्य किया। अन्य राज्यों में चलने वाले आंदोलनों के समाचार पढ़कर निजाम शाही के नेताओं ने स्टेट कांग्रेस नाम के एक संस्था के गठन पर विचार किया। स्टेट कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सत्य और अहिंसा हमारा मूल आधार है, हम जातिवाद विरोधी हैं। वे यह बात भी उच्च स्वर में कहते थे कि हम राष्ट्रवादी हैं पर जातिवादी नहीं और हिंदू महासभा से हमारा संबंध नहीं है। फिर भी निजाम, उसके मातहत और हैदराबाद के मुसलमानों पर इनका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। आर्य समाज डिफेंस कमेटी के सचिव एस चंद्रा और आर्य समाज के अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता ने हैदराबाद राज्य का दौरा कर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वातंत्र्य वीर सावरकर से नासिक में भेंट कर उन्हें वहां की परिस्थितियों से अवगत कराया। 23 सितंबर 1938 को पूर्व क्रांतिकारी पांडुरंग महादेव बापट पुणे से हैदराबाद में शांतिपूर्ण विरोध के लिए निकल पड़े। बापट ने निजाम राज्य के प्रतिबंधों और वहां पर भाषण करने पर लगे प्रतिबंधों की चिंता नहीं की, लेकिन हैदराबाद पहुंचते ही निजाम पुलिस ने उन्हें बंदी बनाकर वापस पुणे भेज दिया। वापस आकर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश भारत में प्रचार कर वे 1 नवंबर को पुनः निशस्त्र प्रतिरोध हेतु आएंगे। दिनांक 11 अक्टूबर 1938 को वीर सावरकर और सेनापति बापट के बीच हैदराबाद में प्रस्तावित आंदोलन को लेकर पुणे में लगभग 1 घंटे तक विचार विनिमय हुआ। इसके बाद उसी दिन शनिवार को हुई विशाल सभा में सावरकर ने आंदोलन की सैद्धांतिक भूमिका स्पष्ट की। इसी सभा में लोकमान्य तिलक के पोते और मराठा के संपादक गजानन विश्वनाथ केतकर की अध्यक्षता में हिंदुत्वनिष्ठ नागरिक सत्याग्रह सहायक मंडल का गठन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने भी इसी मंडल के माध्यम से सत्याग्रह किया। दंगों में मारे गए मृतकों के अनाथ परिवारों को सहायता देने और अभियुक्तों को प्रतिबंध व्यय के लिए भागानगर हिंदू सहायता निधि प्रारंभ की गई। निशस्त्र प्रतिरोध संघर्ष हेतु भागानगर हिंदू सत्याग्रह निधि नाम से अलग निधि
शुरू करने का निवेदन सावरकर ने घोषित किया। इसके बाद 28 दिसंबर 1938 को वीर सावरकर की अध्यक्षता में नागपुर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ, जिसमें निजाम विरोधी संघर्ष जारी रखने संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। सावरकर के आशीर्वाद से हिंदू सत्याग्रह मंडल की प्रथम टुकड़ी 7 नवंबर 1938 को पुणे से निकली। हैदराबाद राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का संघर्ष सितंबर 1938 में आरंभ होकर अगस्त 1939 तक चला, जिसमें हिंदू महासभा, आर्य समाज और स्टेट कांग्रेस ने भाग लिया। आर्य समाज का संघर्ष धार्मिक स्वतंत्रता तक सीमित था। हिंदू महासभा ने विषय को व्यापक और विस्तारित करते हुए अन्य नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दे भी उसमें समाविष्ट किए, जबकि स्टेट कांग्रेस का जोर उत्तरदायी शासन प्रणाली पर था। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के प्रभाव में हैदराबाद के निजाम नवाब बहादुर जंग ने लोकतंत्र को नहीं माना था। नवाब ने काजमी रजमी को, जो कि MIM मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन का प्रमुख लीडर था, के नेतृत्व में रजाकार सेना बनाई, जो करीब 2 लाख के तादाद में थी। मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए उसने हैदराबाद में लूटपाट मचा दी थी। जबरन इस्लाम में धर्म परिवर्तन, हिंदू औरतों के रेप और सामूहिक हत्याकांड करने शुरू कर दिए। हैदराबाद के निजाम को पाकिस्तान से म्यांमार के रास्ते लगातार हथियार और पैसे की मदद मिल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी भी उन्हें हथियार सप्लाई कर रही थी। तब पटेल ने तय किया कि इस तरह तो हैदराबाद भारत के दिल में नासूर बन जाएगा। तब पटेल ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से संपर्क किया। माउंटबेटन चाहते थे कि भारत सेना का इस्तेमाल किए बिना स्थिति को संभाले। जवाहरलाल नेहरू भी इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे। पटेल की सोच अलग थी। वह हैदराबाद के निजाम की हिमाकत को कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। दिल्ली में पटेल अलग अलग विकल्पों पर मंथन कर रहे थे। इधर निजाम हथियार जुटाने लगा। पाकिस्तान के साथ भी नजदीकी बढ़नी शुरू कर दी। पटेल को लगा कि अब सर्जरी जरूरी है। भारत के साथ हैदराबाद के शांतिपूर्ण ढंग से शामिल होने की बात को लेकर बातें टूट चुकी थीं। सैन्य कार्रवाई को मंजूरी मिलते ही 13 सितंबर 1948 को भारत की फौज ने हैदराबाद पर हमला बोल दिया। हैदराबाद को विलय करने में भारतीय सेना के सामने रजाकारों की चुनौती थी। यह एक निजी सेना थी। इसने तत्कालीन निजाम शासन का बचाव किया था। देश को आजादी मिलने पर रजाकारों ने भी भारत में हैदराबाद के विलय का विरोध किया था। हैदराबाद भारत का हिस्सा न बने, इसके लिए निजाम बाहरी समर्थन भी बटोर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें भरोसा दिया था कि इसमें उन्हें पाकिस्तान का पूरा साथ मिलेगा। एक और बात यह थी कि निजाम की शादी तुर्की के आखिरी खलीफों की बेटी से हुई थी। वो दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार थे। पटेल ने गुप्त तरीके से योजना को अंजाम दिया। सेना के हैदराबाद में प्रवेश करने के बाद नेहरू और राजगोपालाचारी को इसकी जानकारी मिली। इसे लेकर वे बेहद चिंतित थे। नेहरू की चिंता यह थी कि कहीं पाकिस्तान इसे लेकर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर दे। पटेल ने घोषणा की कि भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है। इसे रोकने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। हैदराबाद में भारतीय सेना की कार्रवाई में सबसे ज्यादा हैदराबाद के रजाकार मारे गए, जो वहां पुलिस का एक अंग थे। कहा जाता है कि ऑपरेशन के दौरान और बाद में भी हर जगह सेना ने रजाकार सेना को शिनाख्त कर
मौत के घाट उतार दिया। संयुक्त राष्ट्र में मामले पर विचार के लिए 17 सितंबर 1948 की तारीख तय की गई थी। इससे एक दिन पहले ही हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान और उसके समर्थकों का चेहरा फीका पड़ गया। इस तरह से तत्कालीन हैदराबाद का 17 सितंबर 1948 को भारत में विलय किया गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।